हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमीज जेई चैनल। दिस इज जेई लाइव डेली और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है डिफरेंशियल इक्वेशन का। कल ही बच्चों हमने लेक्चर स्टार्ट किया है। लेक्चर 1 हमारा कल था। कल के लेक्चर में हमने जो सीखा था वो था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक क्या होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कोई मुझे क्रिएट करने के लिए देगा, फॉर्म करने के लिए देगा, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कशन हमने किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर कोई मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन में दे रहा है और बोल रहा है कि इसको सॉल्व करके बताओ फैमिली ऑफ कर्व कौन सी आएगी, तो वो कैसे कैसे अलग अलग मेथड से हम यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट इज द टारगेट ऑफ टुडेज लेक्चर। वेलकम बच्चों, कैसे हैं सारे बच्चे? तो बच्चों यहां पर आपको जो टीम नजर आ रही है ना, जयंत सर, पारस सर, नमो सर और मैं, ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ अनअकैडमी जेई टीम जो यहां पर आपकी मदद कर रही है। तो यहां पर आपने भी हमारी मदद करनी चाहिए। आप इस लेक्चर को शेयर कर सकते हो अभी कभी अपने सोशल मीडिया पे विद हैशटैग जेईई लाइव डेली। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर बच्चों इस हैशटैग के साथ में आप अगर शेयर करोगे, वी वुड गेट टू नो और हम आपको रिवर्ट बैक कर पाएंगे। ठीक है, सो डू दैट एक्टिविटी। एंड बच्चों यहां पर आपको अगर पता नहीं है तो फिर से बता दूं कि हमारा एक एजुकेशन ग्रुप भी है टेलीग्राम ऐप के ऊपर। ठीक है, उसको अगर आपको ज्वाइन करना है, जहां पर ऑलरेडी 20,000 बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो आपको बस छोटा सा काम करना है। टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल में ब्राउजर में जाके लिखना है tinyurl.com/jeelivechat। ठीक है, इससे आपको उस ग्रुप में एंटर होने की परमिशन मिलेगी, जहां पर आपके साथ में रेगुलरली अपडेट शेयर होते हैं, आपके साथ में नोट शेयर होते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर यू डोंट मिस आउट ऑन दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी। साथ ही में आपको एक आउटलेट मिलेगा हम टीचर्स के साथ में डिस्कशन का। ठीक है, यू कैन डायरेक्ट मैसेज अस और अपनी क्वेरीज यहां पर रिजॉल्व भी कर सकते हो। ऑलराइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल 4 ऑफ अस आर प्रेजेंट ऑन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस बच्चों एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना होता है और यहां पर जो भी फैसिलिटीज आपको नजर आ रही है, सारी फैसिलिटीज आपको अवेल करने के लिए मिलेगी। और यहां पर ये जो फैसिलिटीज ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फैसिलिटीज हैं। ठीक है, वो आपको अगर प्राइस पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि काफी अफोर्डेबल कॉस्ट यहां पर अनअकैडमी ने रखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर लाइव क्लासेस मिलती है जो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको अवेलेबल रहेंगी फॉर योर रिवीजन। आपको यहां पर नेशनल लेवल का टेस्ट सीरीज मिलेगा। हर एक टेस्ट यहां पर कंप्यूटर बेस्ड है। यहां पे कोई भी आपसे पेन पेपर पे टेस्ट लेके प्रैक्टिस नहीं करवा रहा है। ठीक है, आपको हर टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड मिलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर डाउट क्लियरिंग भी बड़ी आसान है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, लाइव लेक्चर में अपने डाउट का फोटो खींच के अपलोड कर सकते हो, जो टीचर फिर बाद में सॉल्व करता है। ठीक है, सो दीज आर अमेजिंग फीचर्स जो अनअकैडमी प्लस के ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, और इस वजह से काफी सारे बच्चे ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम अनअकैडमी जेई टू अनअकैडमी प्लस, ताकि उनका जो प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड है वो एक लेवल और ऊपर चला जाए और उन्हें और ज्यादा कॉन्फिडेंस आए आने वाले जेई के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग भी ये कर सकते हो। बच्चों आपको करना क्या है, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है और उससे आपको हमसे तो पढ़ने को मिल ही जाएगा, साथ में वहां पर और भी जो अमेजिंग टीचर्स हैं उनसे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, दैट इज द बेनिफिट। यहां पर दूसरे टीचर्स से अगर आपको पढ़ना है तो वो भी आप कर सकते हो, उसके लिए अलग से कुछ पेमेंट आपको नहीं करना होता। ठीक है, तो सबसे बढ़िया आइडिया यह है कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो अनअकैडमीज लर्निंग ऐप, और वहां पे आप जाकर प्लस वाले सेक्शन में सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आईआईटी जेईई के लिए। ठीक है, तो आईआईटी जेईई विच इज अवर टारगेट। ठीक है, हम यहाँ पर 2020 या फिर 2021 में एग्जाम देना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल का या 2 साल का, तो जेईई लाइव कोड यूज करके आपको ये कॉस्ट लगभग 50 से 60 रुपए पड़ती है पर डे। ठीक है, दैट्स हाउ अफोर्डेबल इट इज। ठीक है, सो मेक श्योर यू डोंट मिस आउट ऑन दिस फैसिलिटी, है ना। यहाँ पर इस प्राइस के साथ ही आपको पता चलेगा कि इंडिया में अब क्वालिटी एजुकेशन जो है वो अफोर्डेबल है। आपको यहाँ पर लाखों रुपए चर्न आउट नहीं करने पड़ेंगे टू गेट क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, और वहां पर भी क्या होता है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपको टॉप बैच अगर मिल रहा है तब तक तो आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप टॉप बैच में नहीं हो तो आपका बेसिकली फिर बड़ा ही बुरा हाल होगा वहां पर, क्योंकि सारे ही टीचर्स अच्छे होंगे इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन अनअकैडमी प्लस पे जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो आपको अच्छा ही टीचर मिलेगा। आप किसी भी बैच में जाके ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन फ्रॉम हियर टू देयर ऑल्सो। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हमारा प्रिपरेशन है ऐसे ही चलते रहेगा। यहाँ पर रेगुलर लेक्चर्स होते रहेंगे, साथ में क्विजेस भी होते रहेंगे। ठीक है, तो जो अब बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी आपकी तैयारी पूरी तरह से करवाई जाएगी। ठीक है, बस यहाँ पर आपकी तरफ से क्या चाहिए होगा कि आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में कोई ना कोई एक रेफरेंस बुक अच्छे से सॉल्व करते हो। ठीक है, और उनको एंड टू एंड सॉल्व करते हो विदाउट एनी डाउट्स। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू डू दैट। अगर आप ये कर पाते हो देन दिस इज एक्चुअली अ सॉलिड प्लेटफॉर्म जहां पे आपको एंटायर प्रिपरेशन करने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो बच्चों यस, तो यहां पर बच्चे आंसर बताना स्टार्ट कर रहे हैं। नितिन पहले का आंसर बता रहा है बी,
लेकिन यहाँ पे आस्था पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बता रही है ए। अच्छा, यहाँ पर राजेश है जो दोनों क्वेश्चंस का आंसर बी बता रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आपको याद है कि मैंने क्या होमवर्क क्वेश्चन दिया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। दोनों ही किससे रिलेटेड थे? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड थे। एक में सर्कल जैसा कुछ तो था और एक में पैराबोला था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टू प्रोसीड विद सच क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पर मैंने कमेंट्स में कुछ देखा था, कुछ बच्चों ने गड़बड़ करी थी पैराबोला वाले क्वेश्चन में, लेकिन सर्कल वाला क्वेश्चन काफी सारे बच्चे सही कर पाए थे, ठीक है। तो जल्दी से इनका सॉल्यूशन देखते हैं ताकि हम आगे वाले कंसेप्ट्स पे प्रोसीड कर पाएं। क्या क्वेश्चन था? द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस। उनका सेंटर एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। तो जैसे ही आपको कोई ये इंफॉर्मेशन देगा, आपके दिमाग में बहुत अलग अलग टाइप के सर्कल्स आएंगे, आना भी चाहिए, ठीक है। ओरिजिन से पास होना चाहिए और यहां पर उसका सेंटर का होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। इसको थोड़ा सा और अच्छा बना दिया जाए, है ना, सर्कल जैसा मतलब दिखाई दे, इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, और अगर मैं यहां पर एक सर्कल बना रहा हूं तो आप ये सोच पा रहे हो कि ऐसे बहुत सारे सर्कल पॉसिबल है। एक सर्कल यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, ठीक है, और यहां पे और बड़ा सर्कल भी हो सकता है और छोटा सर्कल भी हो सकता है। तो यहां पर क्या है, ये एक्चुअली जो कंडीशन दी है उससे मल्टीपल सर्कल्स बन रहे हैं। मतलब ये सारा क्या है, फैमिली ऑफ सर्कल वाला फंडा है। यहां पर आपके पास में डेफिनेटली कोई ना कोई एक पैरामीटर अभी छूटा हुआ है जो हमारा क्या रहेगा, आगे चल के आर्बिट्ररी कांस्टेंट बनने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं लेट अस से राइट हैंड साइड वाले सर्कल का डिस्कशन अभी स्टार्ट करता हूं, ठीक है, यहां से चीजें समझना काफी आसान है। तो मैं क्या देख सकता हूं कि मेरा सेंटर जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर मेरा सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहां पर मैं इसको अगर बोलता हूं a,0 अगर मेरा सेंटर है, लेकिन मेरे पास एक और इंफॉर्मेशन है कि मेरा सर्कल ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक आपका क्या हो जाएगा, रेडियस का काउंटिंग हो जाएगा। तो आपका रेडियस भी कितना आएगा, a यूनिट्स का ही आपका रेडियस आएगा। आपको सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए होता है, सेंटर और रेडियस चाहिए होता है। आपको दोनों ही यहां पर मिल गए हैं, ठीक है। इसका मतलब हम इक्वेशन लिखने पे आ जाएंगे। तो हमारा सर्कल का इक्वेशन कैसे बनेगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ये सुनो, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ऐसा हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पर ओपन करूंगा तो यहाँ पे a स्क्वायर आने वाला है, वो उस a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर ओपन होके दो जो टर्म्स आएंगी वो कौन कौन सी है आपके पास में, एक तो एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 2ax आएगा, साथ में आपके पास में वाई स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर वाला पोर्शन एक्चुअली कैंसिल हो चुका है। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये फैमिली ऑफ सर्कल्स है। वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करती है ये सारी फैमिली, कि इनका जो सेंटर है वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, और यहां पर आपका जो रेडियस है, ठीक है, या फिर आपका जो सर्कल है वो कहां से पास होगा, हमें हमेशा ओरिजिन से पास होगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। ऑल राइट। अवंतिका इज सेइंग कि वो डिनर कर रही है, बहुत ही अच्छी बात है। आई होप कि आपके घर में बहुत ही बढ़िया खाना बना होगा, ठीक है। ऑल राइट, चलो यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें। चलो, तो आपके पास में यहाँ पर अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये फैमिली की इक्वेशन है। कल के क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसके अंदर ऐसी इक्वेशन से स्टार्ट करना होता था, वो वाली इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन होती थी। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, बस इतना सा ही डिफरेंस है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करके आपके पास में ऐसा कुछ आने वाला है 2x माइनस 2a और प्लस हो जाएगा 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। क्या ये ग्रीन वाली जो मैंने इक्वेशन लिखी है वो इक्वेशन फाइनल आंसर होना चाहिए? नहीं, ये इक्वेशन फाइनल आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आपके पास में पैरामीटर आ रहा है। यहां पर एक सिंगल पैरामीटर वाला, क्योंकि मेरे पास फैमिली था इसलिए मेरा आंसर तो dy बाई dx के टर्म्स में ही आना चाहिए। इसको एक बार और डिफरेंशिएट में नहीं करूंगा, लेकिन यहां से a हटाना जरूरी है, तो a का वैल्यू ऊपर से निकाल लिया जाएगा। a का वैल्यू ऊपर से कितना दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, a का वैल्यू, या फिर 2a का वैल्यू निकाल के डाल देते हैं। 2a का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। हमारे पास 2a का वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x, उसको डाल दिया जाएगा इक्वेशन 2 में, ठीक है। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1, और मुझे डालना है, मतलब यूज करना है यूजिंग इन इक्वेशन 2। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 2x लिखा हुआ था मैंने, उसके साथ में माइनस 2a आ रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x आ रहा है, और साथ में आपके पास में कितना आ जाएगा, 2y के साथ में dy बाई dx आ जाएगा इज इक्वल टू 0। बस अब यहाँ पे कुछ तो एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये आपका आंसर आ चुका है।
लेकिन अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें ऑप्शन से मैच करके देखना है कि कौन सा वाला आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। आई गेस इससे हमारा आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पर बन रहा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये ऐसा ही कुछ ऑप्शन शायद हमारे पास मौजूद होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू वाला ऑप्शन चाहिए मुझे, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन है। और साथ में क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर के साथ में आपके पास आ रहा है प्लस में 2xy dy बाई dx, प्लस में 2xy dy बाई dx, मतलब यहां पर ए आंसर आपका सही है। यस, ऑलराइट। हाँ, पीयूष का पूछ रहा है मुझे आप एक प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर का एक बुक बता सजेस्ट कीजिए। तो बेटा ये पीयूष, आप जो बुक्स का डिस्कशन कर रहे हो ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। आपके पास में जो प्रीवियस ईयर का बुक आता है जेई एडवांस का और मेंस का, वो आप या तो ले सकते हो अरिहंत पब्लिकेशन का या फिर दिशा पब्लिकेशन का, ठीक है। दोनों ही में अच्छे वहाँ पर आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और सॉल्यूशन के साथ में मिलेंगे, ताकि आपको अगर कोई डाउट आएगा तो आपको पीछे देखते आएगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ें। पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सारे बच्चों को, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ए आंसर तो पक्का हो गया सारे बच्चों का, है ना। अगले वाले का देखें कितना आना चाहिए आंसर, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। लेकिन बच्चों यहाँ पर आपको पैराबोला थोड़ा पता होना चाहिए था। द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ऑल द पैराबोलाज हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस, है ना। तो क्या क्या यहाँ पर होना चाहिए? डिग्री की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और ऑर्डर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। ऑलराइट, अरिहंत 39 ईयर्स, हाँ अरिहंत 39 ईयर्स, बेटा उसका नाम चेंज होते रहता है। मेरे ख्याल से आपके पास में 3 साल पुरानी बुक है, क्योंकि अभी शायद 42 ईयर्स हो चुका है वो, ठीक है। सो मेक श्योर यू आर हैविंग दोस क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो, ठीक है। 39 तक अगर है तो उसके बाद में जो 2-3 साल के पेपर्स हैं वो आप नेट से डाउनलोड कर लो, ठीक है, और उनको अलग से देख लेना। चलो, तो ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये एक्चुअली पिछले वाले से आसान है, ठीक है। तो यहां पर आसान क्यों है? क्योंकि आप यहां पर जब डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता चलेगा उसके लिए। लेकिन पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि फैमिली बन कैसे रही है। तो यहां पर आपके पास में जो पैराबोला बनेगा उसके बारे में बस इतना दिया है कि एक्स एक्सिस इसका एक्सिस है, एक्स एक्सिस इसका एक्सिस है। एक्सिस अगर यहां पर है तो आप यहां पर कैसे कैसा पैराबोला इमेजिन कर सकते हो? एक तो ऐसा पैराबोला इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, ये तो सबसे स्टैंडर्ड वाला हो गया। लेकिन ऐसा भी तो कर सकते हो जहां पे थोड़ा सा इसका वर्टेक्स जो है आगे शिफ्ट हो गया, या फिर ऐसा भी कर सकते हो जहां पे ये पीछे शिफ्ट हो गया और ओपन भी लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे पैराबोला जो मैंने यहां पे ड्रॉ किए हैं ये सब एक्सेप्टेबल है गिवन कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, यहां पर और क्या हो सकता है? यहां पर ये भी हो सकता है कि मेरा जो यहां पे वर्टेक्स है वो तो इसी पॉइंट पे है, लेकिन वो थोड़ा सा पतला वाला पैराबोला है, ठीक है। आ रही बात समझ में? मतलब ऐसा भी वेरिएशन हो सकता है। तो 2 टाइप के वेरिएशन है यहाँ पे। एक वेरिएशन है कि आपका यहां पर वर्टेक्स कहां आ रहा है, और दूसरा वेरिएशन है कि ये कितना वाइड ओपन है या फिर नैरो ओपन है, ठीक है। वाइड ओपन, नैरो ओपन, ये क्या होता है? ये एलआर का लेंथ होता है। एलआर का लेंथ 4a, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। तो वैसा कुछ डिस्कशन बच्चों यहां पर आपको करना है कि हमें नहीं पता यहां पर जो वेरिएशन आ सकता है वो किस में है, 4a में वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। ऑलराइट, सो यहां से स्टार्ट करते हैं। आपका यहां पर एलआर का लेंथ लेटर से 4a है, ठीक है। अब ए का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, तभी तो अलग अलग फैमिली के मेंबर्स यहाँ पे जनरेट होंगे, ठीक है। और क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपका यहाँ पर जो वर्टेक्स है उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है? तो इसका वैल्यू ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कितना माने, इसका वैल्यू मान लेते हैं हम b मान लेते हैं, चलो। तो b, 0 यहाँ पर इसका वर्टेक्स ले लेते हैं लेटर से b पे ऊपर, ठीक है। तो आपका पैराबोला का इक्वेशन कैसा बनने वाला है? ये डेफिनेटली कंपेरेबल किसके साथ में होगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ में कंपेरेबल होगा। यहां पर a का वैल्यू अगर निगेटिव हो जाएगा तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। a का वैल्यू अगर निगेटिव हो जाएगा तो ये भी इंक्लूड हो जाएगा। यहां पर थोड़ी देर के लिए स्टैंडर्ड से हटके सोच लो तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। प्लस माइनस लेके यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। a मान लेते हैं कि निगेटिव भी हो सकता है। तो आपका यहां पर जो इक्वेशन जाएगा पैराबोला का वो कैसे जाएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस बी। वर्टेक्स क्योंकि यहां पर आपको मैनेज करना रहेगा ना बच्चों, तो यहां पे x माइनस बी एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। कुछ बच्चों ने यहां पर क्या किया है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax लेके आंसर निकाल दिया है, ठीक है। यस, क्लियर हो रहा है? ऑर्डर 2 डिग्री 1, शिवम गुप्ता सिंह, ऑर्डर 2 डिग्री 1, बहुत बढ़िया, ठीक है। यहां पर देखते हैं बाकी सत्यम है यहाँ पे जो बी आंसर चिल्ला रहा है बड़ी तेजी से, बी है ना। तो सत्यम, आई गेस आपको आंसर चेक करने की जरूरत है। यहाँ पर ये भी ध्यान दो बच्चों कि मैंने पहले क्या पूछा है बाद में क्या पूछा है, ठीक है। पहले डिग्री बताना है, बाद में ऑर्डर बताना है।
आपका अगर आदत पहले ऑर्डर बताने का है तो भी हो सकता है यहाँ पे आपने गड़बड़ की होगी, ठीक है। तो अब करना क्या है, अगर आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है फैमिली की, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि ये इसका नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर 2 पैरामीटर्स, ऑब्वियसली वो हमने फिगर में भी देख लिया कि 2 की जरूरत क्यों है, ठीक है। हमें यहाँ पे बी भी लेना पड़ रहा है और यहाँ पर ए भी लेना पड़ रहा है। तो मुझे यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसका ऑर्डर तो 2 ही होने वाला है, ऑर्डर तो इसका 2 ही होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया, बाद में ऑर्डर बताना है तो ये 3 बता रहा है, 3 गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आपके पास अब जो ऑप्शन बचते हैं वो कौन से हैं, सी और डी में से आपके पास में ऑप्शन बचते हैं कि अब डिग्री कितना आएगा ये बस आपको यहाँ पे जान के बताना है, ठीक है। तो कर लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा 2y dy बाई dx आएगा, साथ में बनेगा 4a। 4a कांस्टेंट इसलिए वो बच गया है, अंदर x माइनस बी डिफरेंशिएट होकर 1 हो गया है, ठीक है। अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि यहां मुझे रुकना नहीं है, मुझे पता है कि मेरा आंसर कैसे आना चाहिए, मेरा आंसर यहां पर सेकंड ऑर्डर का आना चाहिए। तो एक बार और डिफरेंशिएट तो कर ही लेते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, यहां पे 2 तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने दो, y डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं किसको टच नहीं कर रहा हूँ, dy बाई dx को टच नहीं कर रहा हूँ, y को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। y को डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dx आएगा, लेकिन एक dy बाई dx पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, dy बाई dx का स्क्वायर हो जाएगा जब y डिफरेंशिएट होगा तब, प्लस 2 टाइम्स तो लिखा हुआ है, इस बार हम y को टच नहीं करेंगे, y को वैसे रखेंगे और dy बाई dx को डिफरेंशिएट करेंगे। जब dy बाई dx एक बार और डिफरेंशिएट होगा तो d2y बाई dx स्क्वायर बन जाएगा और राइट साइड में 0 हो जाएगा क्योंकि 4 है तो कांस्टेंट है, ठीक है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट है लेकिन अल्टीमेटली है तो कांस्टेंट ही ना। तो यहां पर अब आपको फाइनल इक्वेशन एक्चुअली जो मिली है यही आपका फाइनल आंसर भी है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, यहां से 2 कैंसिल कर दो बस, और कुछ यहां पे आपको चेंज नहीं करना है, यही आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है। तो यहां पर आप जल्दी से देख के बताओ, क्योंकि इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है ना, इसलिए लास्ट क्वेश्चन में मुझे चेंजेस करने की जरूरत पड़ रही थी, इसमें तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा था कि एक्चुअली ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन से। लेकिन यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि मुझे पावर किसका देखना होता है ऑर्डर के लिए, जो हायर डेरिवेटिव टर्म होता है उसका पावर देखना होता है, तो उसका पावर यहां पर 1 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर सी है। इज दिस क्लियर? प्रिंस सिंह इज आस्किंग कि 11th कब पढ़ाएंगे। बेटा यहां पर फिर से एक बार शेड्यूल क्लियर कर देता हूं, आपका यहां पर जो क्लासेस हो रहा है दैट इज 11th का क्लासेस हो रहा है मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ठीक है। और तीनों क्लासेस होंगे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, ताकि 11th वाले बच्चे आराम से 3 दिन आएंगे और बाकी 3-4 दिन वो अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, ठीक है। 12th वाले बच्चे जो हैं वो क्या कर सकते हैं, 12th वाले बच्चे एक्चुअली 11th वाले लेसन्स भी अटेंड करना चाहिए उन्होंने, क्योंकि अभी आपका एग्जाम आने वाला है तो आपका अच्छा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो लेसन्स है 12th वाले वो कब होंगे, फ्राइडे सैटरडे संडे। जैसे आज सैटरडे है तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कशन कर रहे हैं, विच इज ए 12th का टॉपिक, ठीक है। तो ये चलेगा बच्चों, ऑर्डर आपका हमेशा ऐसे ही चलेगा, सो ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज होने की बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मंडे को इसका मतलब क्या होने वाला है, मंडे को कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, ठीक है। आई कैन सी काफी सारे बच्चे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, ठीक है। ऑलराइट, Why twice डिफरेंशिएशन? ओहो बेटा ये तो आपने लास्ट लेक्चर में सुनना चाहिए था। लास्ट लेक्चर बेटा अगर आपने मिस किया है तो एक बार जरूर अटेंड करना उसको, कि सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन क्यों करना है। मुझे पता है कि यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर ऑर्डर 2 का ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, तो अगर आने ही वाला है तो एक बार और डिफरेंशिएट में करके रखता हूं चीजों को, ठीक है। उसके बाद सोचूंगा कि यहां पे और कुछ करने की जरूरत है क्या, तो ये क्वेश्चन सिंपल था, इसके अंदर और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर इसके अंदर कोई पैरामीटर बच गया होता तो ऊपर वाली इक्वेशंस को यूज करके मैं नीचे वाले पैरामीटर को एलिमिनेट करने की सोचता, जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया, ठीक है। दीज पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड, तभी आपको यहां पर सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आसान लगेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है, समझ आ गया रमाकांत को? ऑलराइट, गुड बेटा। चलो वेक्टर अलजेब्रा कब स्टार्ट होगा, बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी हमारा कैलकुलस खत्म हो रहा है, सोचो इस बात को। YouTube चैनल अनअकैडमी जेई के ऊपर आपको कैलकुलस शुरू से लेके एंड तक पूरा अवेलेबल है, ठीक है। कैन यू अंडरस्टैंड द क्लासीनेस ऑफ दिस? आपको सारी चीजें प्लेलिस्ट में मिल रही हैं, आपको बस यहाँ पर डेडिकेशन से सब कुछ फॉलो करना है, ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम यहाँ पे कैलकुलस खत्म कर पा रहे हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आपकी जेई सिलेबस का। वेक्टर 3D भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो इसके बाद में स्टार्ट होगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तो हो गया हमारा होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं जो आपका मेन टॉपिक है, ठीक है, विच इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होगा बेसिकली? अगर मैंने आपको यहां पर ये इक्वेशन दे दी और बोला कि इसका फैमिली का वैल्यू निकाल के बताओ, फैमिली का इक्वेशन निकाल के बताओ, ठीक है, तो इसको बोलेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, इसका मतलब उल्टे डायरेक्शन में जाना है। अभी हम डिफरेंशिएट करके नीचे आए थे तो ऊपर कैसे जाएंगे, इंटीग्रेट करके ऊपर जाएंगे। डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस क्या है,
इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके नीचे आए हैं, इंटीग्रेट करके ऊपर चले जाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कोई सॉल्व करनी होती है और फैमिली के इक्वेशन तक पहुंचना होता है, फैमिली ऑफ कर्व तक अगर पहुंचना होता है, तो इंटीग्रेट करने के तरीके आपको पता होना चाहिए। और इसीलिए ये चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस का आखिरी चैप्टर है, क्योंकि आपने अभी तक इंटीग्रेशन करना सीख लिया है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस चैप्टर कम्स इन द एंड। क्लियर हो रहा है? हाँ बिल्कुल अनु, इसको उल्टा आपको सॉल्व करना है ताकि आपको यहां पर इक्वेशन फाइनली मिल जाए। इज दिस क्लियर? अच्छा, ऋतिक इज सेइंग कि गिव मोर होमवर्क। हाँ बेटा, होमवर्क तो और दे सकता हूं मैं, लेकिन यहाँ पर मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं उतने क्वेश्चन दूं जिससे आपके कंसेप्ट पे अच्छा होल्ड भी बन जाए और हमारा नेक्स्ट लेक्चर का बहुत ज्यादा टाइम भी वहां पर स्पेंड ना हो, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे 20 मिनट अभी स्पेंड हुए होमवर्क डिस्कशन में, लेकिन वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू, और नए क्वेश्चन में आपको होमवर्क अब फिर से दे सकता हूँ, ठीक है। सो दिस प्रोसेस विल गो ऑन, ताकि हमारे यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी बनता रहे और आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए भी कुछ मिले, ठीक है। बट मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग थ्रू सम रेफरेंस बुक और दी अदर, ठीक है। रेफरेंस बुक कौन कौन सी लेनी है ये हम ऑलरेडी सजेस्ट कर चुके हैं, लेकिन आपको अगर कोई और भी लग रहा है आप करो, लेकिन कुछ तो करो, बैठना नहीं है केवल खाली, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़े। चलो, तो यहां पर हमें सीखना है बच्चों जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब हमें कहीं ना कहीं चीजें इंटीग्रेट करनी होंगी। अब सॉल्यूशन यहां पर जब भी आप इंटीग्रेट करने जाओगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? पैरामीटर्स के टर्म में आंसर मिलेगा, क्योंकि आपने जैसे अभी पैराबोला का इक्वेशन देखा था, वहां पे पैराबोला के अंदर ए और बी दो पैरामीटर्स थे। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 2 बार इंटीग्रेट करूंगा, इसका मतलब एक बार इंटीग्रेट करके मेरे पास एक अननोन आएगा, इंटीग्रेशन वाला अननोन, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरी बार इंटीग्रेट करूंगा तो दूसरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, और वही क्या कहलाएंगे? अल्टीमेटली फिर हमारे पैरामीटर्स कहलाएंगे, ठीक है। और उससे बनने वाली इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम? फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है, ऐसा उसको बोलेंगे। अगर आप यहां पर पैरामीटर्स को वैसा ही छोड़ देते हो, देन इन दैट केस उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, अगर आपने उन पैरामीटर्स को वैसा ही छोड़ दिया तो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है ताकि आप उन पैरामीटर्स का वैल्यू फाइंड कर सको, देन इन दैट केस आपके पास में जो नया सॉल्यूशन निकल के आएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ द क्वेश्चन, उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बेसिकली क्या इंडिकेट करेगा? ये तो फैमिली ऑफ कर्व इंडिकेट करेगा, ये एग्जैक्ट कोई तो मेंबर ऑफ दैट फैमिली रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मतलब यहां पर जैसे अभी हमने एक सर्कल वाला क्वेश्चन किया था, उसमें आर का वैल्यू अगर आप 1 डाल दोगे तो कोई तो इक्वेशन बनेगा, वो एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन आर के फॉर्मेट में अगर लिखा हुआ है ना, तो वो क्या हो जाएगा? आपका जनरल इक्वेशन हो जाएगा। दैट इज द बेसिक आइडिया हियर। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि आपको सीखना पड़ेगा कि इंटीग्रेट आखिर होती कैसी है चीजें, ठीक है। अब इंटीग्रेट करने के लिए यहां पे सबसे आसान जो डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दिख सकती हैं, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट, ठीक है। आपको यहां पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन अलग अलग फॉर्मेट में मिलेगी, आप फॉर्मेट वाइज ही इस चीज को याद रखो, है ना। तो यहां पे 4 ही फॉर्मेट है, इतना सिंपल चैप्टर है, ठीक है। इसलिए यहां पर बोल रहा हूं ये इजी टू मास्टर चैप्टर है। इस चैप्टर के क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में करते आने ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल वाले से स्टार्ट होती है पूरी कहानी, ठीक है। तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम यहां पे डायरेक्ट डिफिकल्ट पे नहीं जा पाएंगे, लेकिन तब भी यहां पर भी कुछ अच्छे क्वेश्चन करने को आपको मिलेंगे, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको इस तरीके की दी हुई है कि उसके अंदर आप x के dx के साथ में x वाली वैल्यू अलग कर पा रहे हो, dy के साथ में y वाली वैल्यू अलग कर पा रहे हो, देन इन दैट केस आप उसको इंटीग्रेट भी कर सकते हो। dx के साथ में x वाली, dy के साथ में y वाली, ये बातें क्या चल रही हैं, ठीक है। सोच के देखो, यहां पर अगर मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन है, क्या बच्चों आपको लास्ट क्लास याद है? लास्ट क्लास में हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन का यहां पे इक्वेशन निकाल के देखा था, ठीक है। तो हमें यह पता है कि y इज dy बाय dx इज इक्वल टू y बाय x। ये जो एग्जाम्पल है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आंसर कब बना था? जब हमने फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन स्टार्ट करके इसको सॉल्व किया था, तो ऐसा इक्वेशन बना था, ठीक है। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करना सिखा दूं आपको, तो आपके पास क्या आना चाहिए? फाइनल आंसर फैमिली ऑफ लाइंस यहां पे निकल के आना चाहिए पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसको सॉल्व करके बताता हूं, ये एक्चुअली आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट का सबसे सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो यहां पर अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, तो पहली बात तो यहां पे आधे बच्चों को लगेगा कि यार ये क्या कर दिया, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? यहां पे dy को अलग और dx को अलग कर सकते हैं। क्या किया मैंने? dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया उस साइड। अब मैं ये सोचूंगा कि अच्छा ठीक है, dy के साथ में अगर y आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, तो y को नीचे लेके आ जाते हैं और x को वहीं रहने देते हैं, dx ऑलरेडी ऊपर जा चुका है,
ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। dy और dx को हम अलग अलग कर सकते हैं। अगर किसी को डाउट है तो वो डाउट दूर कर लो पहले तो, कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब जैसे मेरे पास ये आता है, मैं क्या कर सकता हूं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर सकता हूं, क्योंकि dy के साथ में y इंटीग्रेबल है और dx के साथ में x इंटीग्रेबल है। लेकिन dx के साथ में y इंटीग्रेबल नहीं होता है, dx के साथ में y इंटीग्रेबल नहीं होता है, dx के साथ में x ही इंटीग्रेबल होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? यस, y इज इक्वल टू mx। यहां पर बच्चों को आंसर भी याद है, बहुत बढ़िया बच्चों। ठीक है, तो बस इसी बात को हम एक्चुअली कैलकुलेट करके देखते हैं। आपको एक और चीज यहां पे मैं इंटरेस्टिंगली बताना चाहूंगा, क्योंकि आपको आंसर याद है इसका क्या आने वाला है। इसका आंसर y इज इक्वल टू mx आने वाला है। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, ln y आएगा इस साइड, 1/y का इंटीग्रेशन, और इस साइड आएगा ln x, और यहां पर आ जाएगा प्लस c। अब ये हो गया सॉल्व, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गई। हमें कैसे पता चलता है, जब आपके पास में फाइनली dy बाई dx वाला टर्म नहीं है, आपका क्वेश्चन इंटीग्रेट हो चुका है, मतलब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है और आंसर आ चुका है। अब इसका आंसर तो ये आ गया, ln y इज इक्वल टू ln x प्लस c, ln y इज इक्वल टू ln x प्लस c, ये आंसर आ गया। तो ये तो y इज इक्वल टू mx नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है कि y इज इक्वल टू mx ही है। ठीक है, लेकिन हमें भी इसको थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक तरीका होता है, हम क्या बोलेंगे कि यहां पे जो c आ रहा है ना, वो कोई तो कांस्टेंट है, तो उस कांस्टेंट को c ना लिख के ऐसा करते हैं ln ऑफ m लिख लेते हैं, log ऑफ m। किसी तो m का वहां पे log का आंसर c के बराबर आ रहा होगा ना, तो यहां पर मैंने क्या बोला कि c को थोड़ी देर के लिए चेंज करके ln m बना लेते हैं, log ऑफ m बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने यहां पर ऐसी इक्वेशन लिखोगी, ln y इज इक्वल टू ln x प्लस ln m, अब आपके पास में कुछ दिमाग चला आपका कि हाँ यार, यहां पे इसमें मैं log की प्रॉपर्टी से ln ऑफ mx कर सकता हूं, इस साइड ln y हो जाएगा। अगले स्टेप में आप खुद ही बोलोगे कि सर दोनों साइड से log हटा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हमने यहां पर किया है, दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ठीक है, यहां पे हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, लेफ्ट साइड में केवल y वाली टर्म से dy के साथ में, राइट साइड में केवल x वाली टर्म से dx के साथ में। ठीक है, दिस इज व्हाट द मेथड इज। क्लियर हो गया? ln c लेने से यहां पे फायदा होता है। ऑलराइट, चलो तो अब इसके ऊपर आप फाइनली क्वेश्चंस करके देखते हैं। यहां पर आप यहां पे कांस्टेंट की वैल्यू मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से, ये बात समझने वाली थी। क्लियर है? ऑलराइट, दूसरी बात, बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्वेश्चंस, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। तो हमेशा ऑर्डर 1 डिग्री 1 वाले क्वेश्चंस आएंगे, ऑर्डर 1 डिग्री 1 वाले क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर तो 1 ही है लेकिन डिग्री 2 आ गई, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो रेयरली होगा। लेकिन आपको देख के समझ में आ जाएगा कि उसको प्रोसीड कैसे करना है। ठीक है, और वैसे ही कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर 2 हो जाए, ऑर्डर 2 हो जाए, कभी कभी हो सकता है। ठीक है, कुछ एक सिंपल से क्वेश्चन में यहाँ पे मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, जिसमें ऑर्डर 2 है, लेकिन हमारा फोकस मेजरली वो नहीं है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे ऑर्डर 1 डिग्री 1 वाले सारे फॉर्मेट्स अच्छे से समझ लिए, तो जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूं वो वाले क्वेश्चंस आप खुद से भी कर लोगे। क्लियर है? तो हम यहाँ पर जो भी फॉर्मेट्स पढ़ने वाले हैं, दोज आर फॉर ऑर्डर 1, और ये ऑर्डर 1 वाला ही डिफरेंशियल इक्वेशन था आपके सामने। मतलब अभी जो हमने पैराबोला वाला क्वेश्चन किया वो हम एक्चुअली सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, जो सर्कल वाला क्वेश्चन किया था ना वो सॉल्व करना चाह रहे हैं। होमवर्क क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो सर्कल वाला जो होमवर्क क्वेश्चन था वो हम रिवर्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पैराबोला वाला क्वेश्चन जो था उसको रिवर्स में सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्लियर हो रहा है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? बहुत बढ़िया अभय, तो यहां पर अभय को और भी थोड़ा आगे का नॉलेज लगता है, वो हम बेटा कल के लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज लेक्चर आल्सो। कल के लेक्चर में यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का भी डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो आते हैं मेजर क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये है, ठीक है, y इज इक्वल टू वाई एक्स। अब यहां पर हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स देखने की आदत है, लेकिन किसी ने y इज इक्वल टू वाई एक्स लिख दिया तो भी डरने की बात नहीं है। बेसिकली बता क्या रहा है कि y यहां पर कोई अलग कांस्टेंट नहीं है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन x। यहां पर x के टर्म्स में y निकल के आता है। ठीक है, ये बताने का तरीका है y इज इक्वल टू वाई एक्स। ठीक है, और यहां पे जो इक्वेशन दी हुई है वो कैसा है? वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि उसके अंदर एक डिफरेंशियल टर्म दिख रहा है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पर वो चाह रहा है कि मैं इसको सॉल्व करके बताऊं कि y जो वैल्यू है उसके अंदर x इक्वल टू पाई बाय 2 डाल के कितना आंसर आएगा। तो यहां पे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। मैं जब सॉल्व करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन को तो मुझे y और x में रिलेशन मिलेगा, और x की वैल्यू पाई बाय 2 डाल के फिर क्या आंसर आना चाहिए वो मैं यहां पे बता पाऊंगा। क्लियर हो रहा है? हाँ यस, आर डी शर्मा में सेकंड ऑर्डर भी है। हाँ सौरभ, बिल्कुल होगा बेटा, है ना, और आपको सिंगेज में मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। लेकिन आप यहां पर देखो कि जो मेजर फॉर्मेट्स आपको उस बुक में सिखाए गए हैं वो सारे फर्स्ट ऑर्डर के हैं। ये बस हवा करने के लिए उस बुक में अलग से एक टाइटल दे दिया होगा। ठीक है, क्योंकि बुक वाले क्या है, कुछ कम नहीं दे सकते।
ठीक है, क्योंकि दूसरे बुक वाले ने अगर दे दिया तो उनकी बुक कम में मानी जाएगी, ठीक है। सो दे हैव टू गिव यू एवरीथिंग। तो बुक में सब कुछ होता है। यू नीड टू एक्चुअली बाइफरकेट, है ना, एंड अंडरस्टैंड कि यहाँ पर कौन सा वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी कभी ऐसे भी आपको सिंगेज में सॉल्व एग्जांपल मिल जाएंगे, इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगे, जो देख के ही आप बता दोगे कि यार इस टाइप का इतना डिफिकल्ट और इतना दिमाग पचाने वाला क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन उनको ऐसे क्वेश्चन देने पड़ते हैं, ठीक है, वो उनकी मजबूरी है। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे स्मार्ट वर्क हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन स्टिल वी विल बी डिस्कसिंग फ्यू क्वेश्चंस, तो उसकी टेंशन मत लो, है ना। मैं ये बता रहा था कि आपके सिलेबस में क्या है बेसिकली, ठीक है। आपके सिलेबस में डिग्री 1 वाली इक्वेशन, ऑर्डर 1 वाली इक्वेशन है, ठीक है, ऑलराइट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या आपको यहाँ पर नजर आ रहा है? अच्छा, कुछ बच्चे आंसर बता रहे हैं इसका, कौन कौन है? बहुत बढ़िया यार, आयुष्मान है, और कौन है? विवेक, फिगो, और कौन है? मैत्री, पायल, बहुत बढ़िया, चलो गुड बच्चों, जमशेद। चलो, तो यहाँ पर बच्चे आंसर निकाल रहे हैं। प्रमोद, इसका मतलब बच्चों को यहाँ पर पता है कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट से इसको बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर देखो dy यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो लेफ्ट साइड में dy रखते हैं। अब dy अगर यहाँ रखना है तो y वाली दूसरी बची हुई चीजें कौन कौन सी है? y+1 है, डिनोमिनेटर में ही है, तो उसको नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में माइनस कॉस एक्स है, उसके साथ में dx को कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे ले आते हैं ऊपर वाला 2 + sin x, ठीक है। अगर हम ये मैनिपुलेशन करते हैं तो ये वेरिएबल सेपरेट हो गए। क्या हो गए? वेरिएबल सेपरेट हो गए। जैसे वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे, क्योंकि dx के साथ में फंक्शन ऑफ x इंटीग्रेट हो जाता है, dy के साथ में फंक्शन ऑफ y इंटीग्रेट हो जाता है। तो यहां पर मैं क्या देख सकता हूं? यहां पर मैं देख सकता हूं कि 2 + sin x का डेरिवेटिव कितना होता है? cos होता है। 2 + sin का डेरिवेटिव cos होता है। तो मैं यहां पे अब लिखूंगा नहीं, हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी तक आते आते हमें सब कुछ समझ में आ गया है कि मैं 2 + sin x को t डालूंगा। जैसे 2 + sin x को t डालूंगा, cos x dx dt हो जाएगा, तो dt/t हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, तो आंसर आएगा ln of t, और t क्या है? 2 + sin x। तो यहाँ पर माइनस साइन तो पहले बाहर ले लेते हैं, आपके पास आ जाएगा -ln of 2 + sin x, ठीक है। और जब लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो ये तो डायरेक्टली याद है सारे बच्चों को, ln of y+1 आएगा। लेकिन क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कर दिया है तो यहां पर मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लेना पड़ेगा। अब यहां पर समझदारी ये होगी कि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लॉग के टर्म्स में ही ले लें, क्योंकि यहां पे बाकी दोनों टर्म्स मुझे लॉग के टर्म्स में नजर आ रही है, ठीक है। अब यहां पर और क्या कर सकते हैं? ये माइनस वाला एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड लाके प्लस बना लेते हैं। जब दो लॉग के एक्सप्रेशन एक साथ आपको दिखाई देते हैं तो आप क्या करते हो? यहां पे उन दोनों को कंप्रेस कर लेते हो यूजिंग log of m + log of n वाली प्रॉपर्टी। तो हो जाएगा log of 1 + y × 2 + sin x। ये मैंने मर्ज कर दिया, इस साइड लाके दोनों को मर्ज कर दिया, और राइट साइड में क्या बचा है आपके पास में? ln c बचा है। जैसे ही आप देख रहे हो y of something is equal to, सॉरी, ln of something is equal to ln of something, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? log हटा देते हैं दोनों साइड से। अगर मैं दोनों साइड से log हटा दूंगा तो क्या बनेगा? दोनों साइड से log हटा दिया जाए तो आपके पास में एक बढ़िया सी इक्वेशन आ रही है, y+1 × 2 + sin x is equal to c। अब यहां पर आपके पास में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी हुई है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्स्ट्रा? कि यहां पर y की वैल्यू 1 आती है अगर आप x का वैल्यू 0 डालते हो, तो y की वैल्यू 1 आती है अगर आप x का वैल्यू 0 डालते हो, तो एक बार यहां पे डाल देते हैं वैल्यू, x का वैल्यू यहां पे 0 डाल देते हैं, y की वैल्यू यहां पे 1 डाल देते हैं, तो यहां पे 1 + 1 और ब्रैकेट के अंदर 2 + 0 = c आएगा। तो यहां पे c का वैल्यू 4 आ गया। जैसे c का वैल्यू 4 आ गया, अब यहां पर आप एक्चुअली क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकाल सकते हो ऑप्शंस चेक करने के लिए, ठीक है। तो y π/2, इसका मतलब यह है कि अगर मैं x का वैल्यू यहां पे π/2 इनपुट दूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, ठीक है। तो π/2 अगर मैं यहां पर डालूंगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो ये टोटल 3 हो जाएगा। ये 4 है तो यहां पे 3 नीचे चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 1 उसमें से अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो यहां पर आपका y का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? y for π/2 यहां पर कितना आ रहा है आपके पास में? 1/3 आ रहा है। ओरल कैलकुलेशन समझ में आ गया सबको? y = 1/3 यहां पर आपका ए आंसर निकल के आ रहा है। ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। चीजें अलग अलग हो जाती हैं, आप उनको सॉल्व करते हो और आप खुश हो जाते हो। इज इट क्लियर? ओहो, प्रशांत ने भी एक क्वेश्चन पूछा है जो काफी बच्चों को होगा शायद, कि यहां पर दोनों साइड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं है, ठीक है। तो प्रशांत, आए हो, आपने लास्ट लेक्चर देखा था, है ना? लास्ट लेक्चर आपने देखना जरूरी है लेकिन उसके लिए, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं बेटा, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ln of c1, राइट हैंड साइड में ln of c2। फिर मैं क्या करूंगा? ln of c1 को ले आऊंगा इस साइड और बोलूंगा कि ये तो ln of c2 - ln of c1 बन गया। फिर ये हो जाएगा ln of c2/c1, और c2/c1 जो है उसको मैंने नया कांस्टेंट बोल दिया c। तो अल्टीमेटली यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि आपके पास में जो दोनों कांस्टेंट्स आएंगे उनको आपने मर्ज कर दिया
और मर्ज करके एक सिंगल कांस्टेंट लिख लिया। तो आप अगर कभी भी इक्वेशन के दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो आप किसी भी एक साइड कांस्टेंट लिख सकते हो। ये LNC आप उस साइड भी लिख सकते थे। मुझे कन्वीनियंट कहां लगता है, राइट हैंड साइड में लिखना कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, आप भी अगर ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करोगे तो यहां पे आपको ऑप्शन ज्यादा जल्दी मैच होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, सो अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस की राइट साइड में आपको कांस्टेंट ऐड करना है। क्लियर है? ऑलराइट। अच्छा, बच्चे यहां पर बता रहे कि वो क्या क्या खाना खा रहे हैं। अरे ऐसा मत करो यार, हमें भी भूख लगती है ना। चलो, हम भी इंसान हैं तो पढ़ाई पहले कर लेते हैं, खाना बाद में खाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाइट्स एंड डिस्टेंस के लिए प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है? हाँ, मेरे ख्याल से सफिशिएंट होना चाहिए। हाइट्स एंड डिस्टेंस के लिए प्रैक्टिस कौन करता है? आई डोंट थिंक उसकी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, वो तो आपको 10वीं से जितना आता है उतना ही बहुत है। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन क्या आना चाहिए? आपके सामने ऑप्शन है। क्या आपको यहां पर नजर आ रहा है कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट है? द सॉल्यूशन ऑफ y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग समथिंग। यहां पर ये हो सकता है कि इंटीग्रेट करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए, बट अल्टीमेटली यहां पे इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, इतना हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर आपके पास में ऐसा कुछ होने वाला है, y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। पहले हमने यहां पे सब कुछ ओपन कर लिया। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है कि यार पहले डी वाई बाई डी एक्स को साथ में तो लाएं, dy बाई ds को साथ में लाना जरूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पे चीजें सेपरेट आउट करना चाह रहा हूं मैं, तो ऐसा करते हैं, इसको ले जाते हैं उस साइड और ये ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये गया उस साइड, तो dy बाई डी एक्स अगर कॉमन निकालेंगे तो आपके पास में आएगा x प्लस ए अलग से। क्लियर हुआ यहां तक? हमने यहां पे a था, यहां पे x था, दोनों को अलग से ब्रैकेट में डाल दिया, x प्लस इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो अब यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट बड़े ही आसानी से दिख रहा है। दिस इज द इजीएस्ट पोर्शन। ठीक है, ये तो आपको करते आना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये करते इसलिए आना चाहिए क्योंकि आगे जो हम चीजें पढ़ने वाले हैं वो सारी कन्वर्ट होती है वेरिएबल सेपरेबल में। ठीक है, तो अगर ये नहीं आएगा तो आगे क्या करोगे, तो ये तो आना ही चाहिए। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, dx को उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, और dx क्योंकि उस साइड चला जाएगा तो x प्लस ए वाली चीजों को भी नीचे लाना पड़ेगा। dy क्योंकि यहां पर है तो y वाला टर्म पूरा का पूरा उठ के नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा आपका, dx अपॉन एक्स प्लस ए इज इक्वल टू dy के नीचे आ जाएगा y माइनस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड जो फॉर्मेट बन रहा है इंटीग्रेबल फॉर्मेट है, ये दोनों साइड इंटीग्रेबल फॉर्मेट है कि नहीं? और कुशाग्र टेंशन मत लो बेटा, चैनल क्यों बंद होगा, चैनल तो चलते रहेगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर अच्छा कुछ बच्चे यहां पे आंसर सी बता रहे हैं। ओहो, बच्चे आगे निकल गए टीचर से, बहुत ही बढ़िया बात है, देख के अच्छा लग रहा है। तो यहां पर क्या करेंगे, ये तो एलएन में आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से। इसका आंसर निकालने के लिए 1/quadratic वाला तरीका सोचना पड़ेगा, यहां पे मुझे अलजेब्रिक स्टैंडर्ड वाला बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या जरूरी है, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला कंसेप्ट खत्म हो चुका है, अब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट स्टार्ट हो गया। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आ रहा है तो बड़ी दिक्कत है। ठीक है, वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन करने से भी रोकेगा, इसलिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो आपको अच्छा करना ही होता है हमेशा। ठीक है, यहां पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि यहां से माइनस ए कॉमन निकाल लो। इंटीग्रेशन के अंदर dx अपॉन एक्स प्लस ए तो किसी भी दिन इंटीग्रेट हो जाएगा, इसको रखो अभी ऐसे ही। ठीक है, पूरा ध्यान कहां है मेरा, RHS के ऊपर मेरा ध्यान है। माइनस 1/a, माइनस ए मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास आ कितना रहा है, dy के नीचे आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस वाई बाय ए। अब ये जो दो टर्म्स है ये किसके परफेक्ट स्क्वायर में आती है ये सोचो। ठीक है, आपके पास में जो इंटीग्रेशन बन रहा है बच्चों वो क्या है, dx के नीचे आ रहा है x प्लस ए, और उसके बाद यहां पर राइट साइड में dy के नीचे आ रहा है, साथ में और कॉन्स्टेंट्स भी हैं। ठीक है, उनको भी लिख लेते हैं पहले। यहां पर आपके पास में माइनस 1/a है, और y माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई बाय ए जो है वो किसके साथ में आएगा, y माइनस 1/2a के होल स्क्वायर में आएगा। कैसे निकालते हैं, y तो आएगा ही आएगा, और जो लीनियर टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है माइनस 1/a उसका आधा कर दो, उसका आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 1/2a हो जाएगा। ठीक है, तो किसके साथ आएगा ये y माइनस 1/2a के होल स्क्वायर में बनने वाला है, लेकिन इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा टर्म आएगी 1/2a का होल स्क्वायर, वो अलग से सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबट्रैक्ट कर लेते हैं 1/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज हाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द सॉल्यूशन। तो अब यहां पर आपको फंडा कौन सा यूज करना है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का यहां पर आपको फॉर्मुला अप्लाई करना है। 1/2a ln ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये वाला फॉर्मुला यहां पर अप्लाई करके आंसर आने वाला है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं, क्या बनेगा, यहां पे आपके पास में आएगा ln x प्लस ए, और राइट साइड में माइनस 1/a लिखा हुआ है, और साथ ही साथ कितना आ रहा है 1/2a, a का वैल्यू कितना है 1/2a इंटू ln ऑफ
कितना आता है x माइनस ए, ये मेरा x है, माइनस a मतलब 1/2a है, और डिवीजन में कितना आएगा, डिवीजन में x प्लस a आएगा। ठीक है, तो यहां नीचे तो क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, और ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों ऐड अप हो जाएंगे। और कहां कहां चीजें कैंसिल हो रही है, यहां पर भी चीजें कैंसिल हो रही है। ठीक है, ये 2a और ये 2a हो जाएगा कैंसिल। तो आपके पास में अब जो इक्वेशन बच रही है, देखो वो क्या है, साथ में कुछ और भी लिखना पड़ेगा ना, lnc लिख लें साथ में। lnc लिखना बहुत ही कन्वीनियंट लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे सारे ही आंसर लॉग में आ रहे हैं। ठीक है, ऑलराइट, वेरी गुड। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास में ये जो माइनस का साइन है, इसके लिए मैं पूरा का पूरा टर्म लेफ्ट में उठा के ला सकता हूं। तो ln के अंदर आएगा x प्लस ए, उसके साथ में प्लस हो जाएगा, ln के अंदर क्या क्या आ रहा है, ये हो जाएगा, दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, -1/a हो जाएगा, y -1/a आ रहा है, डिनोमिनेटर में y आ रहा है, और आपके पास में राइट साइड में lnc आ रहा है। तो यहां पर मैं अगर दोनों को कंप्रेस कर दूं तो लॉग अगले स्टेप में हटा पाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा सोचो, इनको कंप्रेस कर दिया और लॉग हटा दिया, उस साइड से भी केवल c लिख देंगे, इस साइड भी लॉग का टर्म हटा देंगे। तो आपके पास बनेगा क्या, आपके पास ऐसा कुछ बनने वाला है, x प्लस ए प्लस नहीं इनटू, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी लग गई है ना, तो यहां पर आएगा y -1/a, डिवीजन में y इज इक्वल टू c, डिवीजन में y इज इक्वल टू c। तो जल्दी से देखो कौन सा ऑप्शन मैच होगा इसमें से, ये cy हो जाएगा, राइट साइड में अगर आप y ले जाओगे तो cy हो जाएगा, मतलब cy वाला आंसर आपको यहां पे ढूंढना है। ठीक है, तो cy वाले तो सारे ही आंसर हैं cy वाले तो सारे ही आंसर हैं यहां पे। अच्छा, तो यहां पे और देखते हैं, यहां पे x प्लस a वाला आंसर चाहिए, x प्लस a वाला आंसर चाहिए। ठीक है, तो x प्लस a वाला आंसर चाहिए और cy वाला आंसर चाहिए। तो x प्लस a भी सारे टर्म्स में, x प्लस a, x प्लस a, x प्लस a, x प्लस a। ठीक है, cy, तो सारे में ये तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ही नहीं, मतलब ये जो बीच वाला ब्रैकेट है वो यहाँ पे चीजें डिफाइन कर रहा है। तो बीच वाला ब्रैकेट कितना बन रहा है आपका, ay-1, बीच वाला ब्रैकेट कितना बन रहा है, ay-1, लेकिन उस वजह से नीचे a भी आएगा, तो उसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब a मल्टीप्लाई होगा किसी कांस्टेंट c में, तो उसको मिला के आप एक c बोल सकते हो, उसको मिला के आप एक c बोल सकते हो। ठीक है, तो ay-1 सर्च करना है मुझे। अब ay-1 अगर आपको नहीं भी दिखा, आपको अगर 1 - ay दिख गया तो भी चलेगा, क्योंकि आप क्या सोच सकते हो, आपने दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पर क्या आना चाहिए था, -cy आना चाहिए था, लेकिन -c भी तो एक कांस्टेंट है ना, तो -c को भी आप c लिख सकते हो। तो यहां पे आंसर कौन सा आना चाहिए, डी आंसर आना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमें ढूंढ के पता चला कि यार ये थोड़ा सा इसने अच्छे से लिखा नहीं था, इसका आंसर लेकिन क्या है, डी है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? ऑलराइट, तो ये पिछले वाला क्वेश्चन जो था बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बहुत ही आसान था, हमें पहली बार में लॉग का टर्म दिख गया था। दूसरे वाले में हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्रिएट करना पड़ा, उसके बाद हमें इंटीग्रेशन का आंसर लिखते आया। उसमें भी अगर किसी को ये फॉर्मुला याद नहीं है तो दिक्कत होगा, तो यहाँ पर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो आपको बच्चों अच्छे से करना ही है, अदरवाइज आपका जो डेफिनेट इतना सिंपल चैप्टर है वो भी मिस आउट हो जाएगा। ठीक है, आधे में आके आप अटक जाओगे। सो मेक श्योर दैट यू आर नोइंग ऑल द फॉर्मुलेज ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, एंड ऑल द टाइप्स ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लॉग के अंदर dy/dx है, लॉग के अंदर dy/dx है और इक्वल टू लिखा हुआ है 3x + 4y। अब यहां पर मुझे समझ में आ रहा है यार, ये होने वाला तो वेरिएबल सेपरेबल से अगर है, तो ये लॉग के अंदर dy/dx तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। तो यहां पे पहले क्या करते हैं, e की पावर में चीजों को चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पर आपको ये समझ में आएगा कि यार ये जो है dy/dx जो है, ये हो जाएगा e की पावर में 3x + 4y, e की पावर में 3x + 4y। क्या अब ये वेरिएबल सेपरेबल है? हाँ, अब ये वेरिएबल सेपरेबल सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके मैं क्या बोल सकता हूं, ये e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y है। ये बढ़िया हो गया, क्योंकि यहां पे ये पोर्शन पूरा का पूरा x वाला है, ये पोर्शन पूरा का पूरा y वाला है। इज दिस क्लियर? अच्छा, शिवम इज सेइंग कि उसने कांस्टेंट x के साथ में लिया था, dx वाले टर्म के साथ में लिया था, तो उसका आंसर पहली बार में सही आ गया। बिल्कुल शिवम, हो सकता है ऐसा, लेकिन मुझे भी कोई टेंशन नहीं हुआ यहाँ पर जो डी ऑप्शन था वो निकालने में, मुझे भी कोई खास टेंशन नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा आंसर तो सही है। अब मैं केवल ऑप्शन के साथ में उसको मैच करवाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ऑलराइट, चलो तो यहाँ पर इसको वेरिएबल सेपरेट करें। वेरिएबल सेपरेट अगर करोगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पर आपका जो y है वो यहाँ पे dy ऊपर लिखा हुआ है ना, मतलब इसको इधर लेके आने की जरूरत है। तो अब जब इसको नीचे लेके जाओगे तो e की पावर 4y नीचे लिखो, या फिर पावर यहाँ पे ऊपर क्या लिखो, e की पावर -4y, e की पावर -4y लिख दिया हमने dy के साथ में, और ये नीचे वाला dx उठ के ऊपर आएगा, तो e की पावर 3x के साथ में आ जाएगा dx। दोनों साइड अब इंटीग्रेशन हो सकता है,
कर लिया जाए इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर -4y अपॉन -4 इज इक्वल टू e की पावर 3x अपॉन 3 एंड प्लस c। यहां पर आपसे लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर आपको ये पता है कि 0 डाल के 0 आता है, अगर आपको ये पता है कि 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो आप यहां पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के बताओ। उसको यहां पर जो सॉल्यूशन चाहिए वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो आप यहां पर क्या करोगे, यहां पर एक छोटा सा काम करके देखो जल्दी से। यहां पर आप 0 0 डालो इसके अंदर, दोनों के अंदर अगर 0 डालोगे तो आपके पास बनेगा कितना, c का वैल्यू निकल आएगा। सिंस 0,0 इसके अंदर जा सकता है तो आपको यहां पर मिलेगा c का वैल्यू -1/4 -1/3, कितना हो जाएगा, ये -7/12 हो जाएगा। c का वैल्यू -7/12 हो जाएगा। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी क्या है कुशाग्र, उसका डिस्कशन होगा, है ना, टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर होगा, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अभी तो हमने पढ़ना ही स्टार्ट किया है, ऑलराइट। तो वी नीड टू एक्चुअली गो थ्रू अ लॉट बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑर्थोगोनल वगैरह, ठीक है। लेकिन उसका भी दिन आएगा, हर एक चीज का दिन आएगा। तो यहाँ पर -7/12 डालें पहले तो यहाँ पे, ठीक है, -7/12, और आंसर यहाँ पे जल्दी से देख के बताओ कौन सा आ सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे 7 वाले कोई तो आंसर आएगा, या तो ये वाला आंसर आएगा या फिर ये वाला आंसर आएगा। तो यहाँ पे e की पावर -4 वाला ही आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लो, डी आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। एक बार अच्छे से कैलकुलेशन कर लेना, डी आंसर आएगा इसका। क्लियर? हाँ, हार्दिक इज सेइंग केवीपीआई के वेटेज पे सेशन चाहिए। केवीपीआई का वेटेज का सेशन की क्या जरूरत है, वो तो आपको नेट पे बहुत आसानी से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलो ठीक है, तब भी अच्छा सजेशन है। चलो तो आगे बढ़ें। अभी हमने जो सीखे बच्चों, ये सबसे सिंपल पैटर्न वाले क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने वेरिएबल सेपरेट करके इंडिकेट कर लिया था। अब हमें देखना है कि इसके अंदर कुछ पैटर्न में चेंज भी हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है। यहां पर टाइटल देखो, दिस इज टाइप 1.1, ये टाइप 1 का ही सब टाइप है, ये अलग से टाइप डिफाइन नहीं कर रहा हूं। आपको बुक्स में हो सकता है कि अलग टाइप दिखाई दे, तो आपको यहां पर ज्यादा फॉर्मेट्स नजर आएंगे, नंबर ऑफ टाइप्स ज्यादा नजर आएंगे। लेकिन यहां पर ये जानो कि हमने क्योंकि इसको 1.1 बोला है, इसलिए हमारे नंबर ऑफ टाइप्स कम दिखाई देंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे ऑब्वियस रिलेशन है विद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट, ठीक है। तो यहां पर हम जो अभी कर रहे थे वैसा अगर मैं अगले क्वेश्चन में करने जाऊंगा तो थोड़ी सी अब मैं दिक्कत फेस करूंगा, लेकिन मैं ये देख पाऊंगा कि उन इक्वेशंस को मैं बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूं किसमें, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में। क्या करके देखें जरा, आपको यहां पर अगर कोई ऐसा इक्वेशन दे रहा है dy/dx इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई, dy/dx इज इक्वल टू cos ऑफ x प्लस वाई, अगर आप यहां पे cos ऑफ x प्लस वाई ओपन करोगे तो बिल्कुल उलझ जाओगे, ठीक है, क्योंकि क्या आएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है। ये चीजें आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यहां हमें क्या सीखना होगा, यहां पर हमें यह सीखना होगा कि यहां पर सब्स्टिट्यूशन करके आपको फायदा होता है। और सब्स्टिट्यूशन क्या करना चाहिए, आई डोंट थिंक मुझे बताने की भी जरूरत है, आप लोग खुद ही सोचो कि अगर मैं यहां पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करना चाहता हूं तो क्या सब्स्टिट्यूशन मुझे हेल्प कर सकता है। x प्लस वाई इक्वल टू टी हेल्प करेगा, ठीक है, क्या हेल्प करेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू टी। तो यहां पर सबसे पहला काम ये करते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल अभी करंट स्टेट में तो बिल्कुल नहीं है, ये मेरे ख्याल से सारे बच्चों को दिख गया है। और सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, आई गेस ये भी सभी को इंट्यूशन लग गया होगा, ठीक है। तो यहां पर जल्दी से ट्राई करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू टी से कोई फायदा हो रहा है क्या। यहां पर अगर मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू टी डालना चाह रहा हूं तो यहां पर बच्चों एक चीज और ध्यान रखो कि हम जैसे ही कोई नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो पूरी तरह से हटाना होता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसका मतलब मैं y हटाने की कोशिश कर रहा हूं, और अगर मैं y हटाने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन में से, इसका मतलब dy/dx भी मुझे हटाना होगा। तो dy/dx का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 1 प्लस dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt/dx। क्लियर है, क्वेश्चन पूरा का पूरा चेंज करना है आपको। अब आपके क्वेश्चन में केवल x और t नजर आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ x एंड y x एंड t नजर आना चाहिए, ऑलराइट। तो यहां पे dy/dx इसका मतलब कैसे चेंज होगा, dy/dx के प्लेस में आपको डालना पड़ेगा dt/dx -1। सो लेट अस ट्राई दैट। इक्वेशन हमारे पास में सिंपल सी लिखी हुई है, आगे प्रोसीड करते हैं। तो मेरा जो इक्वेशन है वो बनने वाला है यहाँ पे dt/dx -1, क्यों, क्योंकि मैंने dy/dx को सब्स्टिट्यूट कर दिया। और राइट साइड में क्या होने वाला है, राइट साइड में यहाँ पे cos ऑफ t होने वाला है। अब ये बहुत ही आसान लग रहा है, अगर मैं ये 1 राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो मुझे मिलेगा dt/dx इज इक्वल टू cos ऑफ t प्लस 1।
कॉस ऑफ टी प्लस वन एंटायरली अगर मैं एक ब्रैकेट में इमेजिन करूं तो ये टी का फंक्शन है, तो इसने dt के नीचे होना चाहिए और dx को भेज दिया जाए उस साइड, ठीक है। तो आपके पास में अब जो एक्सप्रेशन बनना चाहिए दैट शुड बी dt अपॉन कॉस टी प्लस वन, ये चला जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, और वैसे ही राइट साइड में dx चला जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर। अब आप अगर इसको इंटीग्रेट कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर cos t प्लस वन अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप यहां पे डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हो, हाफ एंगल फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। cos t प्लस वन क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 होता है, मतलब 2 cos स्क्वायर t बाय 2 यहां पर बनने वाला है, ठीक है। राइट साइड में तो dx है, किसी भी दिन इंटीग्रेट हो जाएगा, अभी लास्ट स्टेप का वेट करते हैं लेकिन, ठीक है। यहां पर अगर आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको 2 बार कांस्टेंट को फिर मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगता। या तो आप डायरेक्टली यहां पे x लिख दो, कांस्टेंट नहीं लिखो, लेकिन वो भी लिखना अच्छा नहीं लगता। इंटीग्रेशन अगर हो गया तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, तो इसे तो इंटीग्रेट करो ही मत, अभी जब भी करना होगा तो कर ही देंगे, उसको क्या दिक्कत है। तो ये हो रहा है आपके पास में इंटीग्रेशन के अंदर 1/2 सीकेंड स्क्वायर t बाय 2 dt, और राइट साइड में है आपका इंटीग्रेशन में dx। अब हाफ ऑफ सीकेंड स्क्वायर t बाय 2 अगर कोई मुझे इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है तो इससे सिंपल बात तो कुछ हो नहीं सकती, इसका इंटीग्रेशन tan t बाय 2 आएगा, क्योंकि tan t बाय 2 का डिफरेंशिएशन मेरे दिमाग में है। सबसे पहले तो मैंने सोचा कि tan t का डेरिवेटिव कितना होता है या tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो सीकेंड स्क्वायर x होता है, ठीक है। अब यहां पे अगर t बाय 2 है तो एक्स्ट्रा t का भी डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से, तो एक्स्ट्रा हाफ भी आना चाहिए। तो ये जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली आपके साथ में क्या लिखा हुआ है, ये आपको एक्चुअली tan t बाय 2 का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, tan t बाय 2 आएगा, और राइट साइड में अब x आएगा प्लस c कर लो, और लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, t के प्लेस में डालेंगे x प्लस वाई, तो tan ऑफ x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस c हो जाएगा। इज दिस क्लियर, tan ऑफ x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस c हो जाएगा। आंसर ढूंढ के देखें एक बार, तो आपका ए आंसर यहां पर मैच कर रहा है, tan ऑफ x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस c। पैटर्न क्लियर हुआ सारे बच्चों को? ऑलराइट, सक्षम इज सेइंग कि वो प्लस पे आ चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। रिवीजन स्टार्ट कर दो, वहां पर आपको सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है। ऑलराइट, चलो तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, अगर मैं यहां वाले क्वेश्चन को भी अगर ध्यान से देखता हूं तो dy बाई dx इज इक्वल टू 4x प्लस 9y प्लस 1 का स्क्वायर, काफी कुछ तो लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे 4x प्लस 9y प्लस 1 को सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो यहाँ पे चीजें बड़ी आसानी से सॉल्व हो पाएंगी, ठीक है। तो लेकिन वो आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ये आपने सीखना चाहिए, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे केवल x प्लस वाई जैसे सिंपल चीजें नहीं, आप यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेशन भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, कैसे होगा, 4x प्लस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू t, ठीक है। अगर यहां पर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो फायदा होगा, क्योंकि मैं dy बाई dx को रिप्लेस कर पाऊंगा, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करके आएगा 4 प्लस 9 dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx। ये वाला स्टेप समझ में आया सारे बच्चों को? सब्स्टिट्यूशन ये ही क्यों लिया, क्योंकि वो मुझे फिर से ऑब्वियसली नजर आ रहा था, यहां पर अगर मैं इस चीज को t ले लूंगा तो dy बाई dx तो बड़ी आसानी से मैनिपुलेट होने वाला है। dy बाई dx कितना हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा, यहां पे पहले 4 को उस साइड ले जाओ फिर 9 से डिवाइड कर दो, तो 1/9 dt बाई dx माइनस 4, ऐसा ये बनने वाला है, क्लियर है। तो dy बाई dx तो माइनस हो जाएगा dt बाई dx के टर्म्स में, और ये एक चीज जो है टी स्क्वायर बन जाएगी। नाउ दिस इज वेरी हेल्पफुल, ये जो इतने बड़ा वाला टर्म था ये बहुत ही छोटा हो गया, टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी विल एक्चुअली ट्राई दिस क्वेश्चन। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर x प्लस वाई को t डाला था, हम ऐसा कोई अजीब सा दिखने वाला एक्सप्रेशन को भी t डाल के आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे dy बाई dx की प्लेस में रिप्लेस करूंगा मैं, dy बाई dx की प्लेस में आ रहा है 1/9 dt बाई dx माइनस 4, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा t स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर वाला इक्वेशन देखो, नीचे वाला देखो, नीचे वाला कितना आसान है, इसको हम यहाँ पे बड़ी आसानी से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में ला सकते हैं, ठीक है। तो 9 ले जाते हैं उस साइड, 4 ले जाते हैं उस साइड, तो dt बाई dx जो बन रहा है यहाँ पर आपका, पहले 9 गया तो 9t स्क्वायर हो गया, 4 उस साइड गया तो प्लस 4 हो गया। ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा t के फॉर्मेट में है, तो dt के नीचे इसने आ जाना चाहिए, और dx चला जाएगा ऊपर, तो हमें इंटीग्रेट करना है, dt नीचे आ रहा है 9t स्क्वायर प्लस 4, और राइट साइड में चला जाएगा dx। ये दोनों साइड बच्चों आप इंटीग्रेट करो और जल्दी से देखो कौन सा आंसर आना चाहिए।
डिफरेंशियल में और कितने लेक्चर्स लगेंगे? आई गेस बेटा कम से कम 2 से 3 लेक्चर और लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट से पैटर्न्स अभी हमें डिस्कस करना स्टार्ट करना है, ठीक है। सो डोंट वरी, यहाँ पर सारी चीज़ें कवर होंगी, ठीक है। ऑलराइट तो यहाँ पर बच्चे कुछ आंसर बताना स्टार्ट करें। बच्चों एक बार ठीक से आंसर मैच करके बताओ। कुछ बच्चे यहाँ पे सी भी बता रहे हैं आई गेस, जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद बी आंसर आना चाहिए इसका, ठीक है। अनीता यहाँ पे परेशान हो रही है कि यार नया वाला पैटर्न हमारे लिए बेनिफिशियल है क्या? तो यार कोई सा पैटर्न से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सिलेबस तो वही है ना। जिस दिन सिलेबस चेंज होगा ना उस दिन टेंशन लेना है आपने, लेकिन सिलेबस तो 50 साल से चेंज नहीं हुआ, तो आई डोंट थिंक कि आपको उसकी टेंशन लेने की एनी नियर टाइम जरूरत है, ठीक है। ऑलराइट तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मुझे इस चीज को इंटीग्रेट करना है, पहले तो मैं क्या करूंगा, 9 कॉमन निकालूंगा। अगर मैं 9 कॉमन निकालता हूं डिनोमिनेटर में से, तो मुझे क्या मिल रहा है, dt के साथ में यहाँ पर क्या मिलेगा, 9 तो निकल गया, तो यहाँ 4/9 हो जाएगा, तो t स्क्वायर के साथ में 2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और राइट साइड में तो क्या है, कुछ भी नहीं है, dx का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला होता है, 1/a tan इनवर्स ऑफ a, tan इनवर्स ऑफ x by a, तो हो जाएगा 1/9 इंटू 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x by a, मतलब t अपॉन 2/3, ठीक है। और राइट साइड में हो जाएगा x प्लस हो जाएगा c, यस और नो। तो यहां पर अब क्या क्या कैंसिलेशन हो रहे हैं, ये 3 हो जाएगा कैंसिल इससे और 3 बनाएगा, तो ये वाला 3 अब जाएगा उस साइड, ठीक है। और क्या क्या है आपके पास में, अच्छा 3 के साथ में 2 भी है, तो 6 जाएगा उस साइड, जाने दो, ठीक है। तो tan इनवर्स के अंदर बन रहा है आपके पास में 3t अपॉन 2, 3t अपॉन 2, और राइट साइड में हो गया 6 टाइम्स ऑफ x प्लस c। तो एक लास्ट स्टेप और कर लेते हैं, यहां पर हम पहले तो दोनों साइड tan लेके इसको बनाते हैं 3/2 टाइम्स ऑफ t। अब t मतलब क्या हो जाएगा, t क्या था हमारा, देखें यहां जल्दी से, t यहां पर हो जाएगा 4x प्लस 9y प्लस 1, 4x प्लस 9y प्लस 1, और यहां पर आपका राइट साइड में कितना हो रहा है, tan ऑफ 6 टाइम्स ऑफ x प्लस c, ठीक है। अब यहां पर आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप चाहो तो इस 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपका जो मेन ब्रैकेट है उसके साथ में 3 मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए, आपका जो मेन ब्रैकेट है उसके साथ में 3 मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए, तो ये तो गड़बड़ हो गया, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। अच्छा आपका tan के अंदर क्या आना चाहिए, आपका tan के अंदर आना चाहिए, अच्छा tan के साथ बाहर मल्टीप्लिकेशन में क्या होना चाहिए, tan के साथ बाहर मल्टीप्लिकेशन में 2 होना चाहिए, तो tan के साथ बाहर मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है, तो ये गलत हो गया। tan के साथ में बाहर मल्टीप्लिकेशन में 2 दोनों जगह, ठीक है। तो बी और सी ऑप्शन में से अब मुझे सही वाला ऑप्शन ढूंढ के बताना है, तो यहां पर कौन सा वाला सही रहेगा, हमारा जो tan के अंदर वाली क्वांटिटी है उसके अंदर 6x बन रहा है, तो 6x वाला आंसर यहां पे सही होने वाला है, मतलब बी आंसर आपका सही होगा। अब यहां पर हमारे पास में जो आ रहा है दैट इज 6x प्लस 6c, लेकिन 6c इज ए कांस्टेंट विच कैन बी ट्रीटेड लाइक अ c, ठीक है, इसलिए यहां पर आपका बी आंसर करेक्ट है। इज दिस क्लियर? ऑलराइट। अरे एक बच्चा बोल रहा है सर मेरा नाम बोल दो, लेकिन उसने खुद का नाम लिखा भी नहीं है, तो ऐसा कैसे चलेगा, जनरल एक्स, ऐसा मैं नाम बोल के कर भी क्या लूंगा, है ना। कोई अच्छा नाम रखो, यहाँ पे खुद का नाम रखो, है ना, ताकि आपको मजा भी आए बोलने में कि सर मेरा नाम लो, ठीक है। चलो तो आज की क्लास वैसे काफी एक्सटेंड हो रही है, लेकिन आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन टेकिंग अप वन मोर टाइप विद यू गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मिनट बस मैं क्लास एक्सटेंड करूंगा, जल्दी से यहाँ पर फोकस करो टाइप 2 के ऊपर, ठीक है, क्योंकि टाइप 2 का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं, जिसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए होंगे, ठीक है, बिफोर टुमारोज क्लास। तो यहाँ पर आपको जो टाइप 2 समझना है दैट इज इंप्रूव्ड कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल से बेटर है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पे आ सकता है, ठीक है, बट नॉट एज एक्सपेक्टेड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आगे आके आने वाली है, ठीक है, उसके ऊपर से तो आता ही है क्वेश्चन, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आएगा, या तो आपको एडवांस में करना पड़ेगा, मेंस में करना पड़ेगा, बिट्स में करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। एंड वैसे ही कुछ प्रोबेबिलिटी इसका भी है, इसका भी काफी हाई प्रोबेबिलिटी है ना। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व कैसे की जा सकती है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे रोहन बोल रहा है y इक्वल टू vx, ऑलराइट। चलो तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो बच्चे बोल रहे हैं क्या वो सही बोल रहे हैं। तो पहली बात तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता क्या है, स्टैंडर्ड होमोजेनियस फॉर्म क्या है। तो अगर आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन इतनी बढ़िया है कि आप dy बाई dx को सम फंक्शन ऑफ y बाय x में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि dy बाई dx इज इक्वल टू 2x माइनस y अपॉन x प्लस 3y। आपके पास में यहां पर एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पे dy बाई dx का टर्म है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है।
लेकिन यहां पर मैं क्या चीज ऑब्जर्व कर सकता हूं कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से अगर डिवाइड कर दूं, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। नाउ दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज एंटायरली इन टर्म्स ऑफ y बाय x। अगर आप अपने dy बाय dx को एंटायरली y बाय x के फॉर्मेट में लिख पाते हो, मतलब क्या है, सम फंक्शन ऑफ y बाय x, देन इन दैट केस इट इज अ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब भी आपको ये दिखेगा, आपको आंख बंद करके एक ही सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। इट इज दैट इजी। आपको हर बार एक ही सब्स्टिट्यूशन यूज करना होता है। वो सब्स्टिट्यूशन क्या है? y इज इक्वल टू vx। यहां पर फिर से आप क्या करना चाह रहे हो? y के प्लेस में कुछ डालना चाह रहे हो। मतलब आपके क्वेश्चन में अभी x तो नजर आएगा, लेकिन आपका जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है वो y से चेंज होकर कितना हो जाएगा? v होने वाला है। अगर y आपको पूरी तरह से हटाना है तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? dy बाई dx को भी हटाना पड़ेगा। तो dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे? इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे अभी हमने किया था। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy बाई dx का वैल्यू यहां पे निकालने के लिए क्या करना है? हमें प्रोडक्ट रूल का यूज करना है। तो पहले मैंने अगर x को डिफरेंशिएट किया तो v वैसा का वैसा दिख रहा है, उसके बाद मैंने v को डिफरेंशिएट किया तो x वैसा का वैसा दिख रहा है, लेकिन v का डेरिवेटिव dv बाई dx भी आपको नजर आ रहा है। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये आपको स्टैंडर्ड स्टेप से ये तो याद ही कर लो। कभी भी आपको अगर होमोजीनस इक्वेशन नजर आएगी, होमोजीनस कैसे पहचाना है उन्हें आपको बता दिया, ठीक है, कि एंटायर dy बाई dx वाला एक्सप्रेशन y बाय x के कैटेगरी से लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। इन दैट केस आपको एक ही चीज करनी होती है हर बार। इट इज दैट इजी, y इज इक्वल टू vx, हर बार आंसर आपका निकल के आएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां पर एक जल्दी से क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि हमें एक पैटर्न भी समझ में आ जाए कि यहां पर होमोजीनस दिखता कैसे है, ठीक है। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको पहले तो ध्यान से देखो। x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग वाई माइनस लॉग एक्स प्लस 1। अच्छा, यहां पर जब भी लॉग दिखता है डिफरेंशियल इक्वेशन में या कैलकुलस में तो कंसिडर इट एज बेस e, नेचुरल लॉग उसको कंसिडर करना है, ठीक है। अदरवाइज वहां पे बेस यूजुअली लिखा हुआ होता है। तो मैं यहां पर क्या नोट कर सकता हूं? डी वाई बाई डी एक्स तो लेफ्ट में रखता हूं मैं, इस x से कर देता हूं डिवाइड, तो इसके नीचे एक x आ जाएगा, ठीक है। y के नीचे x आ गया। इन दोनों के अंदर मैं log की प्रॉपर्टी लगाता हूं और इसको कर देता हूं log ऑफ y बाय x, ठीक है। अच्छा, मुझे ln लिखना ही ज्यादा अच्छा लगता है, मैं log नहीं लिख रहा हूं, ln लिख रहा हूं इसको, ठीक है, प्लस 1। तो मैं क्या देख पा रहा हूं? dy बाई dx एंटायरली y बाय x के फॉर्मेट में लिखा गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन पक्के से होमोजेनियस इक्वेशन वाला है, ठीक है। तो हम इसके अंदर एक ही चीज करेंगे जो हर बार करना होता है। क्या करेंगे? इसके अंदर बोलेंगे कि यार y इज इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर y इज इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूशन में करूंगा तो हर बार की तरह आपको dy बाई dx क्या मिलेगा? v प्लस x dv बाई dx मिलेगा। इसमें बच्चों अच्छी बात यह है कि आपको सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना ही नहीं है, वो आपको थ्योरी में ही पता चल गया। थ्योरी नहीं बता दिया आपको कि यार ये करने से आंसर आता है, वही करेंगे हर बार। तो dy बाई dx के प्लेस में ये दो टर्म्स जाती हैं, v प्लस x dv बाई dx, और आपका राइट साइड में क्या बनने वाला है? सोचो, यहां पे y अपॉन x के प्लेस में क्या आएगा? v आएगा। y अपॉन x के प्लेस में v आएगा, तो राइट साइड में बनेगा आपका v इंटू ln v प्लस 1, ठीक है। इस चीज को बस अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आपको यहां पर सॉल्यूशन मिलने वाला है v और x के टर्म्स में। इससे अच्छी बात क्या होती है? आप जब भी ये सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो तो आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में हर बार, विदाउट फेल यहां पे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट आपको हर बार मिलता है। इसलिए ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है और इसलिए आपको और कुछ सोचना नहीं है, आपको यही करना है हर बार, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर? v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू v ln v प्लस v। तो v हो जाएगा कैंसिल, बहुत ही बढ़िया हो गया, ठीक है। तो यहां पर dv के साथ में ले आते हैं नीचे v इंटू ln v, और यहां पे राइट साइड में क्या हो जाएगा? dx अपॉन x आएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब ये लेफ्ट वाला भी इंटीग्रेट करना एक्चुअली बहुत आसान है, क्योंकि मैं क्या बोलूंगा यहां पे ln v को t डाल दो। अगर मैं ln v को t डालूंगा तो 1 अपॉन v dv पूरा का पूरा dt हो जाएगा। तो dt अपॉन t बन रहा है। dt अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln t होता है। तो ln ऑफ t आने वाला है यहां पे, लेकिन t का वैल्यू पता है मुझे कितना है? ln v है। तो ln ऑफ ln v यहां पर बन रहा है, और राइट साइड में मेरे पास आएगा ln ऑफ x। तो यहां पर ऑब्वियसली मैं अपना कांस्टेंट भी कैसे कंसीडर करूंगा? ln
सी यहाँ पे कंसिडर करूंगा, ठीक है। अब जैसे मैं ये करता हूं, यहां पर आपको दिख गया होगा आंसर आते हुए ln ऑफ ln v इज इक्वल टू ln ऑफ सी एक्स, दोनों साइड से एक लॉग हटा दिया जाएगा तो ln ऑफ v इज इक्वल टू आ जाएगा सी एक्स, ठीक है। और v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू है यहां पर y अपॉन x। नाउ दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। ln ऑफ y बाय x इज इक्वल टू सी एक्स, सी आंसर आ रहा है यहां पर, यस, ऑलराइट। ln ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू सी एक्स। दिस इज हाउ इजी होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस क्लियर? क्लियर है, ऑलराइट। तो आज तो हमने बहुत ही ज्यादा क्लास एक्सटेंड कर दिए, एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पर आपका डिनर भी लेट हो गया होगा, ठीक है। तो बच्चों ये है तरीका होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको देना चाह रहा हूं होमवर्क में, इसको ट्राई करो, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लिया जाए, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सॉल्यूशन, इसका जो आंसर है ABCD में से वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको यहां पर सब कुछ समझ में आ रहा है देन आपने डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए अनअकैडमी प्लस के ऑप्शन को, जो बहुत ही अफोर्डेबल है बच्चों। आपको यहां पर अगर बातें समझ में आ रही है तो इमेजिन करो कि वहां पर आपको कितने अच्छे से समझ में आएगी, जहां पर हमारे पास ऑलमोस्ट डबल द टाइम होता है डिस्कशन के लिए, ठीक है, ऑलराइट। तो यहां पर जो 12 मंथ और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है दैट इज व्हाट इज सजेस्टेड फॉर एवरीवन, ताकि आपको जो अफोर्डेबल कॉस्ट है वो वाकई यहां पर पता चले, ठीक है। JEE लाइव कोड यूज करके आपको ये प्राइस लगभग पड़ती है बच्चों 50 to 60 रुपीज पर डे, विच इज really low for the quality of education that you will get and along with the facilities that you will get on Unacademy Plus, ठीक है। और यहां पर आ गए हो अनअकैडमी जे चैनल के ऊपर आ गए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपके यहां पर होने वाले लाइव क्लासेस मिस ना हो, ठीक है बच्चों। दीज आर वन ऑफ द क्लासेस जो यहां पर चल रही है, लेकिन साथ ही साथ हम क्विज भी लेते रहते हैं आपके, शाम को यहां पर गाइडेंस सेशन भी लेते रहते हैं। तो डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द क्लासेस दैट वी आर टेकिंग, ठीक है। और जल्दी से इसको लाइक करो और अपने सोशल मीडिया में शेयर करो विद द हैशटैग JEE लाइव डेली, ठीक है। अगर आप ये हैशटैग यूज करोगे वी विल बी एबल टू फाइंड यू, ठीक है, एंड विल डायरेक्ट मैसेज यू, ताकि आप और मैं यहाँ पर और अच्छे से कनेक्ट हो पाए, ठीक है। और जो आपको PDF नजर आ रहा है बच्चों, आप डाउनलोड कर सकते हो। आज के लेक्चर में जो भी हमने क्वेश्चंस किए अलॉन्ग विद सॉल्यूशन आपको डाउनलोडेबल फॉर्मेट में मिल जाएंगे, PDF फॉर्मेट में मिलेंगे इन द डिस्क्रिप्शन, सो डू डाउनलोड इट, ठीक है, एंड कीप दोज फॉर योर रिविजन पैकेज, ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज और, जो अनअकैडमी JEE का चैनल आप देख रहे हो वैसे ही कुछ 2 चैनल और चल रहे हैं जहां पर क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आपके आसपास या आपके दोस्तों में कोई अगर मेडिकल की तैयारी कर रहा है या फिर आपका कोई दोस्त है जो अभी 9th और 10th में है और आप चाहते हो कि उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए फॉर फ्री, देन अनअकैडमी नीट एंड अनअकैडमी फाउंडेशन चैनल आर ऑल्सो रनिंग। आप उनको वहां पर सजेस्ट कर सकते हो, आप भी वहां पर देख सकते हो कि क्या चल रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।